कहते हैं रिश्तों को पनपने के लिए उनमें विश्वास और सच्चे जज्बात का होना बहुत ज़रूरी है। यही वो रिश्ते होते हैं जो दुर्भाग्य और दुखों में भी स्थिर रहते हैं और बड़े से बड़े तूफानों में भी संभल जाते हैं। लेकिन जब इन्हीं रिश्तों में ईर्ष्या, स्वार्थ, धोखा और अविश्वास की दीमक लग जाती है तो मजबूत से मजबूत रिश्तों की इमारत भी खोखली हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है। क्यों अपने स्वार्थ में लोग इतना बहक जाते हैं कि ना तो उनसे किसी की खुशी देखी जाती है और ना ही किसी के दुख में उनकी आंखें नम होती हैं। क्या किसी को चोट पहुंचाने के लिए लोग इस हद तक जा सकते हैं? आइए देखते हैं एक ऐसा ही संगीन केस जो हमारी सोच पे सवालिया निशान लगाता है। रिश्ता करा दिया, अब बाकी की बातें आप लोग कर लो। लो जी चाह लो। और लो जी शर्माने क्यों, तुसी तो परौने हो। लो जी। हमें तो कुड़ी पहले से ही पसंद है जी, और मुंडा भी कोई कम नहीं है। अपना क्या है, छोटी सी फैमिली है। अब जो भी है वो आपकी बेटी और होने वाले पोते और पोतियों का होगा। ये तो आपका बड़प्पन है जी कि आपने हमारी बेटी को पसंद किया। बिल्कुल। मैं कह रहा था जी, आपके चेहरे पे जो जुल्फें आती है ना, उससे आप और भी सोने लगते हो। आप तो शर्मा गए। सिर्फ उसे नहीं, तुझे भी शर्म आनी चाहिए काके। यार वीरे, गलत टाइम ही एंट्री मारते हो आप। अरे यार, वहाँ नीचे तुम्हारी शादी की तारीख को लेके माथापाची हो रही है, तुम लोग किसी और ही दुनिया में हो। तो क्या करें, और डॉली बुआ के साथ जाके डेट शेट की बातें करें अब। और यार डेट छोड़, तू नीचे आके बस कंफर्मेशन दे दे। यार अब भी कंफर्मेशन देनी है। और कुछ बोलना रह गया? अच्छा ठीक है चलो। पर अभी भी एक मसला बाकी है। की हो गया यार, की हो गया? पीछे हो यार। मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? परजाई, हरप्रीत या हरप्रीते? अब हरप्रीते में तो इसका कॉपीराइट जो हो गया है। ओ शर्मा गई। मेरी शादी होने वाली थी इससे, पर नहीं हुई। पर कोई नहीं, परजाई साहब अपने घर आ रही है ना। यार तू ना अपना भाई है पक्के वाला। आओ यार चलो चलिए। शक्ल देखो, मुस्कुरा जा ही नहीं रही। वो छोड़ो यार वीरे। ओए पुत्र, मेरी एक गल ध्यान से सुन। तुझे जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा, शादी के बाद मुस्कुराना भूल जाएगा मेरी तरह। पर मैं तो कह रही हूं, एक बारी होर सोच लो। इसी लड़की के बाप ने इस रिश्ते को मना किया था साढ़े बलजीत के वास्ते। अरे पुरानी गल्ला छड़ दे कीर्ति, कुड़ी वे कितनी सोहनी है। हाँ, सरबजीत नू भी पसंद है। फिर अगर मैं ब्याह करा रही हूं तो कुछ सोच समझ के करा रही होंगी ना। मेरे ते भरोसा नहीं है तुम लोग को। सही। ठीक है, जो तुम लोग की मर्जी करो, मेरी सुनता कौन है। करो जो मर्जी। ठीक है, तो अपनी मर्जी से लस्सी भिजवा देना, और उसके साथ लड्डू भी। भाई मुंह मीठा कर लें। हेलो, रेट कार्ड चाहिए क्या उसका? क्या? जिसके साथ तू अपने रिश्ते के लिए हाँ कह के आया ना, उसी के रेट कार्ड की बात कर रही हूँ। 1 रात का, 2 रात का। वैसे तो उसका नाम हरप्रीत हैगा, पर शिल्पा के नाम से जानी जाती है। अपना ईमेल चेक कर लेना, उसका सारा प्रोफाइल मिल जाएगा रेट कार्ड के साथ। और सुन, जब तू उसे मिले ना तो होटल ले जाने की कोशिश करना, झट से मान जाएगी। वैसे एक बात तो बता, उसका ये धंधा शादी के बाद तू ही संभालेगा क्या? ओए ज़बान संभाल के गाल कर, तेरे में उत्थे आके चित्तर मारने हैं। हेलो
हेलो। मुझे आपने गाड़ी क्यों रोक ली? आपसे ना एक बात पूछनी थी। जी? क्या है जी, इधर ही मेरे दोस्त का होटल है, तो आप चलोगी? तो क्या है ना, इसी बहाने जान पहचान भी बढ़ा लेंगे। सर मैं नहीं आ रही किसी होटल वोटल। ओहो, वो मेरे दोस्त है, वो किसी को पता भी नहीं चलेगा, और जान पहचान भी बढ़ानी जरूरी है ना जी। ये शादी के पहले ना ये सब गलत है। ओफो, वो किसी को पता नहीं चलेगा, और एक बार में कोई फर्क भी नहीं पड़ना है। नहीं आप ऐसे करेंगे ना तो मैं घर चली जाऊंगी। और मैं क्या सोने हूँ, एक बार जाने में कोई फर्क नहीं पड़ना। चलो तो सही एक बार। मैं जा रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, रियली सॉरी। अच्छा, चाट समोसा तो खा सकते हैं ना? हाँ चलो चाट समोसा खाते हैं। ऑरेंज रंग के सूट में एक बात बोलूं जी? जी बोलो। कोई है जो तुम्हें फजूल में बदनाम करना चाहता है? क्या मतलब? मतलब कल रात ही ना किसी का फोन आया था। जिसके साथ तू अपने रिश्ते के लिए हाँ कह के आया ना, उसी के रेड कार्ड की बात कर रही हूँ। वैसे तो उसका नाम हरप्रीत हैगा, पर शिल्पा के नाम से जानी जाती है। और आपके बारे गंदी गंदी बातें बोल रहा था। कौन था वो? ओ जी, होगा कोई दिल जला। वो आप क्यों टेंशन लेते हो? तुमने सोने हो, हजारों दुश्मन होंगे। हाँ, वैसे तो किसी औरत की आवाज थी, पर टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना आपके साथ। फिर भी कौन हो सकती है वो औरत? ओहो जी, वो इन्ना ना सोचो। सोचना ही है ना, हमारे बारे सोचो। ये सोचो कि हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे। आप भी ना। फिलहाल मुझे घर जाना। हाँ जी। और हनीमून पे कहाँ जाना है आपको जल्दी बता दो। चले चले पीछे। राधिका शर्मा। ट्रक का नंबर देखा था? सर ट्रक इतनी स्पीड से आ रहा था कि अगर एक सेकंड भी और देर हो जाती तो मेरी हरप्रीत उसके नीचे आ जाती। आप लोग इस लड़की को जानते हैं? नहीं सर, हमने इसे कभी नहीं देखा है। ठीक है, पुलिस स्टेशन में आके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दीजिएगा। सर हमारी कुछ ही दिनों में शादी है, प्लीज आप हमें इन सब चक्करों में ना डालें। तो देखिए, हमारा भी आपको डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन आप भी बात को समझने की कोशिश कीजिए। किसी की जान गई है। एक बार पुलिस स्टेशन में आके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दीजिए। जब तक बहुत जरूरी नहीं होगा हम आपको नहीं बुलाएंगे। सिंह। यस सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और घर वालों को इन्फॉर्म करो। चल। ओ भाई गाड़ी नहीं आई अभी तक तेरी यार। ओ हाँ, गाड़ी से याद आई। ओ यार पार्लर में ना गाड़ियां टाइम से पहुंचा देना, लेट मत होना, समझ आई? देखो तो कितनी सोहनी लग रही है, किसी की नजर न लगे।
मेहंदी का रंग देख कितना गहरा चढ़ा है। लोग कहते हैं कि मेहंदी का रंग जितना गहरा होगा ना, पति उतना ज्यादा प्यार करता है। हाँ, प्यार तो वो बहुत करते हैं। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? जी आप कौन? मैडम, आपका काम हो गया है, सारे पैसे। अरे हाँ हाँ, तेरे पैसे मिल जाएंगे। पहले पता तो लगने मेरा काम पूरा हुआ है या नहीं। वो आप पता कर लेना। क्या क्या हुआ उसे? अरे पर कैसे? तो कहाँ लेकर गए, किस अस्पताल में? अच्छा अच्छा, हम आते। कमल कमल। जी बीजी आई। छेती नीचे आ। क्या हुआ बीजी, आप परेशान क्यों लग रहे हो? अरे फोन आया है पार्लर में, अपनी हरप्रीत को कुछ हो गया है, उसे अस्पताल लेकर गए। चल तेरे हुआ क्या बीजी? अरे झाँक के देख। सर, फैमिली को केके हॉस्पिटल बुलवा लिया गया है। ये एसिड इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होता। केमिकल लैब्स और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में मिलता है। इसके सैंपल्स लो और लैब में भेजो। सर जिस लड़की पे एसिड फेंका गया था उसकी हालत बहुत नाजुक है। ये वही लड़की है जो कुछ दिन पहले ट्रक एक्सीडेंट होते होते बची थी। उस वक्त पार्लर में मौजूद कुछ और लोगों पे भी एसिड गिरे थे, बट वो सब खतरे से बाहर थे। सबके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया सर। सारी जगह की तलाशी लो, एक एक चीज टटोलो, शायद हमारे हाथ कुछ लग जाए। सब सर जी, मैं दुकान खोलने जा ही रहा था कि तभी मैंने अंदर से एक चीख सुनी। मैंने लगा कोई टोक वोक लगा होगा, तभी मैंने देखा एक लड़का भागता हुआ दिखाई दिया। जब तक मैं बाहर आया वो वैन में बैठ के भाग गए थे। आपने वैन का नंबर देखा? नहीं सर, वो मैं नंबर नहीं देख पाया। और किसी ने कुछ देखा? नहीं सर, सब कुछ इतना अचानक से हुआ, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और इससे पहले कि आसपास के लोग देखते और रिएक्ट करते, वो भाग चुका था। इस पार्लर में सीसीटीवी है? सर, इस पार्लर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन आसपास की दुकान के फुटेजेस हम चेक कर रहे हैं, इन केस कुछ मिल जाए। सर, अंदर ये लेटर मिला। जब हमारी शादी हो चुकी थी तो तू किसी और नाल शादी कैसे कर सकती है? जे तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तेनू किसी और की भी होने नहीं दूंगा। मैं तेनू मार के अपनी भी जान ले लूंगा। विशाल घर। मेरी फूल सी बच्ची को किसकी नजर लग गई? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। उसे कितना दर्द हो रहा होगा। आज तो उसकी शादी है, वो बच्चा है कि ना डॉक्टर साहब? बहन जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, भगवान पर भरोसा रखें। तेजिंदर जी, हम इस केस की छानबीन कर रहे हैं। आपको किसी पे शक या आपकी किसी से कोई दुश्मनी या हरप्रीत की? हम बहुत सीधे साधे लोग हैं साहब, हमारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? मैं नौकरी पेशे वाला बंदा हूँ, हमारे खानदान में भी किसी से किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। कोई लड़का या किसी से कोई चक्कर? हमारी नजर में ऐसा कोई नहीं है। क्यों कमल? नहीं सर, हरप्रीत की लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं था। वो तो हमेशा घर पे ही रहती थी। यूँ समझ लीजिए कि होने वाले जीजा जी ही उसका पहला प्यार थे। अच्छा एक बात बताइए, ये विशाल गर्ग कौन है? विशाल गर्ग? कौन विशाल गर्ग? जिससे हरप्रीत की शादी हुई थी। शादी? कैसे कह कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब? उसकी शादी तो सर्वजीत के साथ हो रही थी। ये विशाल गर्ग कौन है? हमें पार्लर से ये नोट मिला है जिसमें लिखा है, जब हमारी शादी हो चुकी थी तो तू फिर किसी और से कैसे शादी कर सकती? जे तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तेनू किसी और दे भी नहीं होने दूंगा। मैं तेनू मार के अपनी जान ले लूंगा। विशाल गर्ग। नहीं सर, हरप्रीत की लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं था, और ये नाम भी हमने पहली बार सुना। उसकी तो शादी होने वाली थी सर्वजीत से,
बहुत अच्छी फैमिली है, ब्याह का सारा खर्चा वही उठा रहे थे। डॉली बहन जी ने ही रिश्ता करवाया था। ये डॉली कौन है? हमारी बिरादरी की है, रिश्ते करवाती है। उसका पता मिलेगा? जी हाँ। आप ही ने हरप्रीत का रिश्ता तय कराया था ना? हरप्रीत ही क्यों जी सर, मैं तो बड़ी सारी कुड़ियों का रिश्ता कराया, बल्कि तेजिंदर पाजी ने तो अपनी दोनों कुड़ियों की जिम्मेवारी मेरे ही सर पे सौंपी हुई थी। पर क्या बताऊं सर जी, उन्होंने दी बड़ी कुड़ी जो भी उन्होंने वेखण आंदा सी, उन्होंने दी छोटी कुड़ी नहीं पसंद कर लेंदा सी। क्यों? अब हरप्रीत है इतनी सोहनी, और कंवल, आपको पता है जी पिछली बार कंवल की जगह हरप्रीत को किसने पसंद किया था? किसने? जिसकी हरप्रीत से शादी होने वाली है, उसके बड़े भरा बलजीत ने। क्या मतलब? मतलब यही जी, कंवल का रिश्ता होने वाला था बलजीत से, लेकिन बलजीत ने हरप्रीत को देख लिया और बस उससे भी आके जिद करने लगा। तो किन्नी बार समझाया सी कि छोटी कुड़ी नू छुपा के रखो, पर नहीं, ले आए ना सामने। अब उन लोगों की समझ में तो वही आ गई ना। अब रसगुल्ला दिखा के करेला खाने को कहोगे तो कौन खाएगा? समझते तो हो नहीं तुम लोग मेरी बात। पर अब क्या करें? मेरी मानो तो हरप्रीत का ब्याह करा देते हैं उस घर में, घर भी बड़ा अच्छा है। और बड़ी कुड़ी का क्या है, उसके लिए तो मैं मुंडा ढूंढ ही लूंगी ना। नहीं बहन जी नहीं, ये नहीं हो सकता। और बड़ी बहन के रहते छोटी का ब्याह कैसे कर सकते हैं? और लोग क्या कहेंगे? ऐसा किया तो कंवल के लिए रिश्ता ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अब सोचते रहो लोगों के बारे में, जो मर्जी करो। तो फिर सरबजीत की शादी का रिश्ता हरप्रीत के लिए कैसे आ गया? वो तो जी मेरे को उसके प्यो का फोन आया था, बोला कि मेरे मुंडे के लिए कोई कुड़ी ढूंढ लो, तो बस मुझे हरप्रीत की याद आ गई। तो बलजीत, सरबजीत का बड़ा भाई, उसको या उसके परिवार को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था? ना जी ना, भला ऑब्जेक्शन क्यों होगा जी? अब कंवल की शादी हो चुकी थी कहीं और बलजीत का भी ब्याह हो गया था किधर और, तो क्यों ऑब्जेक्शन होता जी? सबकी रजामंदी से ही रिश्ता हुआ था और बलजीत खुद शादी की तैयारियां कर रहा था। बलजीत अगर शादीशुदा है तो उसकी बीवी कहाँ है? अब क्या बताऊं जी, इतने सारे ब्याह कराए हैं मैंने, बस एक ये ब्याह नहीं टिक पाया। क्यों? कुड़ी थोड़ी नक चढ़ी थी जी, निभ नहीं पाई दोनों की। ठीक है, आप जा सकती हैं। अगर दोबारा पूछताछ करनी होगी तो आपको बुलाएंगे। जी। आसपास के इलाके में पता करो कि विशाल घर की सुसाइड की कोई खबर आई है। इनफैक्ट सारे सुसाइड डाटा इकट्ठे कर लो। नोट में लिखा है कि मैं अपनी जान दे दूंगा। अगर ये बात सच है तो कहीं तो मिसिंग पर्सन रिपोर्ट या सुसाइड की खबर आई होगी। सर अगर मान भी ले कि कोई दिलजला आशिक नहीं है या किसी के साथ इसकी कोई दुश्मनी भी नहीं है, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये काम किसी नज़दीकी आदमी ने किया हो। आई मीन ऐसा हो सकता है कि हरप्रीत की खुशी उसे देखी नहीं गई हो और उसने ये कांड कर दिया। ये भी हो सकता है कि हमें गुमराह करने के लिए लेटर पे फर्जी नाम डाला गया। आसपास के लोगों से फैमिली के बारे में पता है सब। कंवल दीदी ने तुम्हारे नाल ये लेटर भेजा है। अरे छोड़ अपनी दीदी को, मुझे तो तुझसे दोस्ती करनी है, इसलिए कंवल को अपना रास्ता बनाया। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। दीदी सुनो, छोड़ मुझे। दीदी मेरी गल तो सुन लो। दीदी मैं ऐसा आपके साथ क्यों करूंगी? मैंने आपका लेटर उसे दिया था। आपका लेटर देने के बाद वो अनाप शनाप चुप कर। तू कभी मेरे साथ अच्छा नहीं कर सकता। दीदी जल्दी आइए। दीदी जल्दी आइए। सत श्री अकाल पाजी। जी बलजीत की माता जी ने पैसे दिए। बाकी घर वाले कहाँ हैं? सरबजीत नहीं आया? जी वो बाहर गए हैं, आप रख लीजिए। यानी उनमें से कोई भी नहीं आया? किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि हरप्रीत जिंदा भी है या मर गई, या मरने वाली है? और ये क्या, पैसे भिजवा दे भीख में? ले जाओ, नहीं चाहिए उनकी भीख, दबाओ जाओ यहाँ से। इस केस में पारिस्थितिक प्रमाण यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बुनियाद पर लग रहा था यह किसी दिल जले आशिक की बदले की कार्रवाई है, लेकिन मेरी गट फीलिंग यह कह रही थी कुछ दिखा के कुछ छिपाने की कोशिश की गई। हमें गुमराह करने का प्रयास किया गया था।
इसलिए हमने तफ्तीश के दायरे को कभी सीमित नहीं किया, कोई भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की। फिलहाल हरप्रीत से बयान मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे में इस केस को समझने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स वाली सोच की जरूरत थी। हमने हाथ में आई हर लीड को फॉलो किया। हरप्रीत का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं साहब। हरप्रीत तो एक सीधी सादी और शरीफ कुड़ी है। क्या बताए साहब, हरप्रीत सुंदर है और कंवल सावली है। इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहता है। ओके। हेलो डॉक्टर। यस। क्या रिपोर्ट है हरप्रीत की? 70% बर्न्स हैं। फिलहाल कुछ नहीं बोल सकते। आपका मतलब है हम उससे बात करना? नहीं, बात नहीं कर सकते। एसिड ने उसके वोकल कॉर्ड्स को डैमेज कर दिया है। अगर वो बच भी जाती है तो मुमकिन है कि वो बात नहीं कर पाएगी या सुन नहीं पाएगी। ओह गॉड, इट्स वर्स देन मर्डर सर। एक्सक्यूज मी। हम ये जानना चाहते हैं कि हाल फिलहाल में कोई हरप्रीत के लिए रिश्ता आया था? किसी से कोई दुश्मनी या कोई अपना जो इस रिश्ते के खिलाफ था? कोई मिलने आया था या किसी ने कुछ कहा था? जी नहीं, कोई रिश्ता नहीं आया था और कोई मिलने भी नहीं आया था। पर हाँ, अब एक फोन आया था। हेलो। सुना है आपकी बेटी की शादी सरबजीत से होने वाली है? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैंने तो सिर्फ इतना बताने के लिए फोन किया था कि जिस लड़के के साथ आपकी बेटी की शादी तय हुई है उसके कैरेक्टर के बारे में आपको कुछ पता है भी या नहीं? अरे एक नंबर का लड़कीबाज है, गंदी गंदी गलियों में घूमता है रात भर। वैसे तो डॉली बहन जी ने जांच पड़ताल करके देख परख के ये रिश्ता किया था। हमने सोचा कोई मारे जलन के हमें भड़का रहा है तो हमने उस फोन की तरफ ध्यान नहीं दिया। कौन हो सकता है? हम क्या जाने साहब, पता नहीं किसकी नजर लग गई। सर मुझे एक बात याद आई जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको। क्या बात? सर जब हरप्रीत की शादी की शॉपिंग हो रही थी तो हम कमालपुरा मार्केट गए थे। ये लो बहन जी, ये हो गई आपकी साड़ी और ये रहा आपका बिल। 2100 भैया, 2100 बहुत ज्यादा नहीं है? आपने कुछ डिस्काउंट भी नहीं दिया इस पे। डिस्काउंट कर दिया जी, इससे कम ना हो पाएगा। आपने फिक्स रेट लगाया है। इतने में ना हो पाएगा जी। अरे कैसे नहीं होगा डिस्काउंट? शादी वाली बात है, डिस्काउंट तो होना चाहिए। आप तो जानते हो जीएसटी बढ़ गया। अरे कर दीजिए, अगली बार हम यहीं आएंगे और आपका मुनाफा भी हो जाएगा। चलो कर दीजिए। ठीक है। चलो अब ये काम तो हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे और भी अच्छी अच्छी दुकानें हैं, वहाँ चलते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े भी मिलेंगे, वो भी डिस्काउंट के साथ। चले चलो। इसमें अजीब बात क्या है? कोई भी किसी की मदद कर सकता है। सर बात सिर्फ मदद की नहीं थी, वो हमारे पहचान की नहीं थी और वो सब कुछ कुरेद कर पूछ रही थी कि शादी कहाँ है, कौन सा कैटरिंग किया है और किस पार्लर में दुल्हन सजने वाली है, सब कुछ। किसी भी अनजान इंसान को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दी, पर वो थी कौन? नहीं पता सर, उसको कभी देखा नहीं और बाद में भी कभी मुलाकात नहीं हुई। उसका नंबर लिया था? नहीं सर। उसका चेहरा याद है? बहुत अच्छे से सर। कुलदीप सर, अपने स्केच आर्टिस्ट को बुलवाओ और उस औरत का स्केच बनवाओ और सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ। सर उस औरत ने इन लड़कियों से सारी अहम इंफॉर्मेशन निकाल ली। वो हमारे पहचान की नहीं थी और वो सब कुछ कुरेद कर पूछ रही थी। हमें किसी भी सिरे को नहीं छोड़ना है। देखो, अगर उस दुकानदार से कुछ पता चलता है तो एक लड़की को शादी के दिन टारगेट किया जाता है। अर्पिता जी, आप कौन? मतलब बिल्कुल साफ है कि कोई तो है जिसे ये रिश्ता कबूल नहीं। लेकिन सर देखा जाए तो कोई आशिकी का एंगल भी तो सामने नहीं आया। हो सकता है किसी ने आशिकी के एंगल में अपने काम को अंजाम दिया। हमें हर इंसान को टटोलना होगा, हर पहलू को परखना होगा। हरप्रीत की शादी जिस घर में होने जा रही थी उन्हें भी टटोलना होगा। साहब साहब है घर पे? हाँ जी सर है, आइए। लो, जिसका डर था वही हो गया। दरवाजे पे पुलिस आ गई। मैंने पहले ही कहा था कि ये परिवार मनहूस होगा। अरे हमारे तो भाग फूट गए, नसीब ही फूट गए। बस कर, अब बस कर, मुझे अपना काम करने दे। चल जा अंदर जा। हमें आपसे बात कर।
अरे बात क्या करनी है, ले चलो थाने, लगा दो हथकड़ी, चलो। बस बस बस, आइए साहब आइए। आप हरप्रीत को कितना जानते थे? सर शादी की सारी तैयारियां मैंने की थी तो अच्छे से जानता था, पर अब लगता है कि उसका वाकई किसी के साथ चक्कर था कोई। क्या मतलब? सर मतलब हमने हॉल बुक किया था शादी के लिए, तो मम्मी डैडी मैं और सरबजीत हम सब घर से हॉल की तरफ ही जा रहे थे। सर एक सुनसान रास्ते से हम निकले और हमने देखा अचानक एक गड्डी क्यों रोक दी? डैडी जी आगे देखो। वो चल यार, भजा यार गड्डी। आप लोगों पे जानलेवा हमला हुआ था, इस बात की रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी पुलिस में? नहीं सर, मुझे लगा कोई गुंडे मवाली हैं तो गाड़ी देखी कि शादी के लिए जा रही है तो रोक लिया शायद। अब इतनी सी बात के लिए पुलिस में रिपोर्ट। वीरे, ये सब? ये कौन? सर ये मेरा छोटा भाई सरबजीत, इसी की शादी होने वाली थी। आप हरप्रीत को कितना जानते थे? जी मेरे होने वाली वाइफ थी वो तो हम सब भी जानते हैं, और उसके बारे में क्या जानते थे? मैं समझा नहीं, आप जानना क्या चाहते हैं? प्यार करते थे उससे? जी 4-5 बार मिले थे, तो इतने में प्यार तो नहीं हो सकता। तो फिर किससे प्यार करते थे? मालिनी से? जी हमने तुम्हारा सारा पास्ट प्रेजेंट खंगाला है, तुम्हारा मालिनी के साथ अफेयर है ये हमें पता है। मालिनी से तुम अब भी प्यार करते हो ना? जी मैं, आप कहना क्या? तो फिर हरप्रीत से शादी करने के लिए हाँ क्यों की? बाबूजी और बलजीत बाजी के दबाव में आ गए। इनको मालिनी अच्छी नहीं लगती थी तो। और मालिनी के बारे में तुम्हें क्या लगता है? जी वो अच्छी है, लेकिन उसके और आपके बीच में हरप्रीत थी ना, इसलिए उसने या तुमने हरप्रीत को मरवाने की कोशिश की और उस पर एसिड फेंकवा दिया। जी मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, और मालिनी ऐसा कर ही नहीं सकती। बड़ा यकीन है उस पर? सर हमारा रिलेशन 2 साल से, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ और वो ऐसा नहीं कर सकती। और अब हमारे बीच में कुछ रहा ही नहीं तो वो क्यों करेगी? आप खामखा गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं सर साहब। प्यार किसी और से और शादी किसी और से। तुमने मालिनी को तो क्लीन चिट दे दी, अब देखना यह है कि उसकी तुम्हारे बारे में क्या राय है। उसका फोन नंबर? सर सरबजीत और मेरी फैमिली की हैसियत में बहुत फ़र्क है। हम दोनों को ही पता था कि वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने खुद ही अपना रास्ता बदल दिया। अब ना तो मुझे सरबजीत में इंटरेस्ट है, ना ही उससे कोई लेना देना है। ठीक है, लेकिन शहर छोड़ के मत जाना। अगर दोबारा पूछताछ के लिए बुलाएंगे तो आना होगा। ओके सर। जा सकते हैं। देखिए पानी सर से ऊपर चढ़ गया है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। धमकी ना दे, समझा? अरे पैसे मिल जाएंगे, तू थोड़ा सब्र कर। लेकिन जल्दी। हरियर सब अरेंज कीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज। बाबूजी हौसला रखोगी? बीजी, बीजी तू आ गई पुत्र? अब तो ऐसे ही सो गए। हाँ वो तेरा इंतजार करते करते आंख लग गई। अब इकल्ले सोने की आदत डालो बीजी, जा रही है आपकी लाडली। ऐसे मत बोल, फिर मैं कैसे जीऊंगी तेरे बिना? वाहेगुरु मेहर कर दे मेरी बच्ची ते, मेरे बच्चे नू ठीक कर दे, मेरे बच्चे नू ठीक कर दे वाहेगुरु।
सर स्केच को मार्केट में दिखाया, स्केच को दिखा के कई दुकानदारों से पूछताछ की, लेकिन सबने मना कर दिया। सबका कहना है कि दिन भर में इतने ग्राहक आते हैं, चेहरा किसको याद रहेगा। वहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज है? नहीं सर, कोई कैमरा नहीं, कोई फुटेज नहीं। ये केस बहुत उलझता जा रहा है कुलदीप। हमारे हाथ में अब तक एक भी सिरा नहीं लगा है। हरप्रीत के साथ होने वाला एक घिनौना वाकया उसके मायके से जुड़ा है या ससुराल से, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर ये तो दोनों घरों को जोड़ने वाली डॉली बॉय बता सकती है। बुलाओ उसे थाने। चल साहब जी तुसी मैनू बार-बार ਇੱਥੇ बुला लेंदे हो। मैं आज तक कोई भी रिश्ता गलत नहीं करवाया है। अब मैं तो पहले बलजीत और कंवल का ही रिश्ता करा रही थी, पर मैं की कर दी, वो हरप्रीत पीछे आ गई और सारा काम गड़बड़ हो गया। इसके बीच मेरी की गलती है जी? मैं तो उनकी भलाई के वास्ते उनका रिश्ता जोड़ रही थी ना। अगर भलाई के लिए जोड़ा था तो ये तबाही कौन मचा गया? देखो तुम्हारा बहुत लोगों से मिलना जुलना है, अगर कुछ भी पता हो तो बता दो। रब दी सौजी मैनू कुछ भी नहीं पता। हाँ ये सच है कि मैं जलती थी हरप्रीत से, और तो और मेरे माँ बाप भी मुझसे ज़्यादा प्यार हरप्रीत को करते थे, और जिस किसी लड़के को मैं पसंद करती थी वो हरप्रीत का दीवाना हो जाता था। हर बार हरप्रीत की खूबसूरती मेरे जख्मों में नमक मल देती थी। सरबजीत के भाई बलजीत से रिश्ते की क्या कहानी है? बलजीत और मेरे रिश्ते की बात चल रही थी, लेकिन बलजीत को भी हरप्रीत पसंद आई। बाबूजी ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया, फिर उसने कहीं और शादी कर ली और मेरी भी शादी हो गई। और जब सरबजीत के लिए हरप्रीत का रिश्ता दोबारा आया तो तुम सहन नहीं कर पाई और अपने अंदर पनप रही सारी नफरत को एक ही बार में उछाल दिया। क्यों? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी। बाद में मैंने हरप्रीत से माफ़ी भी मांगी और उसने मुझे माफ़ भी कर दिया था सर। और आप मुझ पर शक करें कि मैंने अपनी बहन के साथ ये सब किया। वैसे कुड़ी बुरी नहीं है जी, वो चंगी कुड़ी है, पर क्या है ना कि उसकी शादी जरा गरीब घर में हुई थी, सुंदर भी नहीं थी देखने में, और हरप्रीत का ब्याह बड़े घर में होने वाला था। दिल ही दिल में कुड़ती थी अपनी बहन से। उसको लगता था कि उसकी सारी खुशियों के आड़े उसकी बहन ही आ रही है, लेकिन हो सकता है कि अब शायद मन बदल गया हो। हरप्रीत के साथ कितना बड़ा हादसा हुआ इसका अंदाजा है तुम्हें? जानती हो कितनी क्रिटिकल कंडीशन है उसकी। हम किसी भी कीमत पर उस वहशी को नहीं छोड़ेंगे जिसने एक हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ठीक है, आप जा सकती हैं। सर किसी का मोटिव ही समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कुलदीप, मोटिव तो सरबजीत के पास भी और बलजीत के पास भी, लेकिन ये किया किसने है? इन तीनों में से किसी ने, कोई और ही है। दोनों फैमिलीज और जितने भी लोग इस केस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। किसने किससे बात की, कितनी देर बात की, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए और सब पे नजर रखो। सब दोनों ही परिवारों की तकरीबन पूरी जानकारी हमें मिल चुकी थी, ऐसा हमारा मानना था। दोनों ही परिवारों के कुछ लोगों पे हमें शक था, लेकिन अभी तक हम उस पोजीशन पे नहीं पहुंचे थे कि किसी एक पे हमारा ध्यान केंद्रित हो। हमारी दूसरी टीम दिन रात एक करके उस वैन और संदिग्ध लोगों को ढूंढ रही थी। हमने आसपास के जिलों की पुलिस से भी मदद मांगी। तुम्हारे पैसे अब तुम्हें मिल चुके हैं ना, तो यहाँ से इतनी दूर चले जाओ कि तुम्हारी परछाई पुलिस को भी ना दिखाई दे। ठीक है सर। अभी अभी बरनाला से एक सिल्वर वैन चोरी होने की खबर आई है। बरनाला से? सर ठीक है, वहां की पुलिस से कोऑर्डिनेट करो और देखो क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, और उन हिस्ट्री शीटर्स के बारे में भी पता करो। जी सर। सर बलजीत और कंवल की कॉल रिकॉर्ड्स। अच्छा, तो आग पूरी तरह से बुझी नहीं। मतलब ये कुलदीप, ये बलजीत और कंवल अभी भी आपस में बात करते हैं। शादी वाले दिन 4 बार बात हुई है इनकी आपस में। ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में इतनी तड़प कर दुआएं नहीं मांगी जाती जितनी अस्पतालों में मांगी जाती है। फिर हमारी दुआएं रब क्यों नहीं सुन रहा? शांत हो जाओ बेटी, वाहेगुरु हमारी जरूर सुनेंगे। हरप्रीत एकदम ठीक हो जाएगी। पीछे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हरप्रीत कैसी है? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे मेरी बच्ची के बारे अपने आप मेरी बच्ची
किसके साथ रूठेगी? हरप्रीत मैनू माफ कर देना। हरप्रीत की डेथ से हमारी इन्वेस्टिगेशन को बहुत बड़ा झटका लगा। हमें उम्मीद थी कि उसे होश आ जाएगा और वो हमें बता पाएगी कि उस पर अटैक किसने करवाया और क्यों। लेकिन अब हमने ठान ली थी, हम किसी भी कीमत पर मुजरिम को ढूंढ निकालेंगे। हम और हमारी टीम दिन रात इन्वेस्टिगेशन में जुट गए। सर मैं मानता हूँ कि मैंने कंवल को काफ़ी सारे फ़ोन किए, क्योंकि शादी की सारी तैयारियाँ, सारे अरेंजमेंट्स मैं ही कर रहा था। और हरप्रीत कितने बजे पार्लर जाएगी, कैसे जाएगी, उसे कौन सी गाड़ी लेने आएगी, ये सब मैं ही डिसाइड कर रहा था। मगर 4 कॉल्स करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? सर बिकॉज पहले कंवल पार्लर जाने के लिए तैयार थी, फिर उसने बोला कि वो नहीं जाएगी। मुझे नहीं जाना, मेरी इच्छा नहीं है। ये सारी तैयारियां, रस्में, कपड़े, पार्लर, ये सब चीज़ मेरे लिए भी तो हो सकता था ना, लेकिन तुमने शादी से मना कर दिया। कहाँ वो सब पुरानी बातें हैं, हम सबको क्यों दोहरा रहे हैं? अभी मेरे भाई और तुम्हारी बहन की शादी हो रही है और वो हमेशा खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे और मैं लोअर मिडिल क्लास। मैंने कह दिया मुझे नहीं जाना है। सर मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की पर वो मानी ही नहीं। आप ही ने हरप्रीत के लिए गाड़ी भेजी थी ना? जी सर। कौन सी गाड़ी? सिल्वर वैन? जी नहीं, वो सर आप मुझसे क्रिमिनल्स की तरह क्यों पूछताछ कर रहे हैं? क्रिमिनल शब्द का इस्तेमाल ना करें, कहीं आपके लिए इस शब्द का इस्तेमाल हमें ना करना पड़ जाए। सर जिन हिस्ट्री शीटर्स की हमें तलाश थी उनमें से एक सुरजीत है। सुरजीत ने बरनाला से गाड़ी चुराई थी और कल उसे के हॉस्पिटल के पास देखा गया था। गुड जॉब प्रताप। कहाँ है वो अब? सर करतारपुर के कच्ची बस्ती में। कुलदीप दोनों को उठाओ। सर पवन, जितना जल्दी हो सके ना अपने घर से निकलना पड़ेगा। पुलिस भाग भाग। ए, रुक। ए, रुक। ए, रुक। भाग रहा। मैंने कुछ नहीं कहा, मत मारो सब। चल। एक लड़की का कत्ल हुआ है, यह तो सीधे सीधे बता दे, वरना इतना मारूंगा ना तो ठीक से बैठ पाएगा और ना ठीक से खड़ा हो पाएगा, समझा? सब बताता हूँ। मुझे फोन आया था, एक औरत थी साहब, उसने बोला एसिड फेंकने के लिए उस लड़की पे। किस नंबर से फोन आया था? किस नंबर से फोन आया था? उसका नंबर मेरे मोबाइल में है। कुलदीप सर, इससे नंबर लो और अपने डाटा में चेक करो सर, और अच्छे से सेवा करो इसकी। सर नहीं सर, सर ये नंबर तो बलजीत के नाम पे रजिस्टर्ड है। तेरे इस नंबर से हत्यारों को फोन किया गया था, अब सच बता दे क्यों फोन किया था? सर नंबर तो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है पर यूज किसी और ने किया। किसने? गुरमीत। जी बोलिए। कौन है पुत्र? बेबे पुलिस। नवजोत चड्ढा, हरप्रीत पर एसिड फेंकने की साजिश और उसकी मौत के जुर्म में आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। आप लोग सब कुछ बताना चाहते हो या हमें सच उगलवाना होगा? क्या जानना चाहते हैं आप कि हमने हरप्रीत के ऊपर एसिड क्यों फेंकवाया? आप ये नहीं जानना चाहते कि हमारे साथ क्या क्या अन्याय हुआ? आप ये नहीं जानना चाहते कि मेरा और बलजीत का डिवोर्स क्यों हुआ? ये रोने धोने का नाटक छोड़ो और सब सच बताओ। बलजीत ने आपको सब कुछ सच बताया होगा ना, और सरबजीत ने भी आपको सब कुछ सच बताया होगा। क्या आपको किसी ने ये बताया कि मेरी शादी सरबजीत से तय हो गई थी, लेकिन उसने मना कर दिया और फिर मेरी शादी हो गई बलजीत से? मैंने कोई एतराज नहीं किया क्योंकि वो दिखने में अच्छा था, अमीर फैमिली थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो बीमार है, नपुंसक है, और इसी वजह से मेरा अफेयर हो गया लक्की नाम के लड़के से और मैं उसके बच्चे की माँ बन गई।
और अपना ये पाप छुपाने के लिए मैं IVF के लिए गई और मैंने बलजीत को झूठ बोला कि ये उसका बच्चा है और उसने सच भी मान लिया इस बात को। फिर पता नहीं वो मेरे घर कैसे आ धमका। तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, भाड़ में जा। बच्चे को तो मैं लेके ही जाऊंगा। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। और वो IVF? वो सब झूठ था। जब वो IVF के लिए गए थे तब मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी और वो बच्चा लक्की का था, तुम्हारा नहीं, समझे? पर तब मैं श्योर नहीं थी कि लक्की उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं। पर अब लक्की तैयार हो गई तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, निकल जाओ यहाँ से। और उसके बाद हमारा डिवोर्स हो गया और फिर लक्की ने भी मुझे छोड़ दिया। वो अपनी बीवी के पास चला गया लंदन, लेकिन वहाँ से मुझे खर्चा भेजता रहा। फिर एक दिन मैंने बलजीत की ID चेक की और जो मैंने ही बनाई थी, उसका पासवर्ड मैंने बनाया था। मैंने चेक किया कि सरबजीत की शादी होने जा रही है। मैंने रेगुलरली ईमेल चेक करना शुरू किया। उनके घर पे आती खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पहले ऐसे इंसान से शादी करती जो नपुंसक था और फिर मैं ऐसे इंसान के बच्चे की माँ बन गई जिसने मुझे रखेल बना के रख दिया था। और इस सब में वो भी इंसान था जिससे मैं शादी करना चाहती थी, उसकी शादी हो रही थी और मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और फिर मैंने ये बात अपनी माँ को बताया, उनसे मेरा ये दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर मैंने और मेरी माँ ने एक खेल रचा। हेलो, रेट कार्ड चाहिए क्या उसका? क्या? जिसके साथ तूने अपने रिश्ते के लिए हाँ कहा है ना, उसी के रेट कार्ड की बात कर रही हूँ। 1 रात का, 2 रात का। तुम्हारा ईमेल चेक कर लो, सब पता चल जाएगा। सरबजीत जब शादी से पीछे नहीं हटा तो हरप्रीत के घर पे मैंने फोन किया। हेलो, सुना है आपकी बेटी की शादी सरबजीत से होने वाली है। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? वेल विशर समझे। मैंने तो सिर्फ इतना बताने के लिए फोन किया था कि जिस लड़के के साथ आपकी बेटी की शादी तय हुई है उसके कैरेक्टर के बारे में आपको कुछ पता है भी या नहीं? अरे 1 नंबर का लड़कीबाज है, गंदी गंदी गलियों में घूमता है रात भर। उन्होंने सब नजरअंदाज किया, ट्रक से कुचलवाने की कोशिश की तो दूसरी उड़ गई और ये बच गई। फिर मैंने गुंडे भेजे ताकि मार मार के लड़के वालों की टांगे तोड़ दें और ये दिखाएंगे कि लड़की के किसी आशिक ने ये काम किया है। फिर भी वो बच निकली। अब इस सब के बाद मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। जो लड़की मेरी जगह ले रही थी, मुझे उसको इतना बदसूरत बनाना था कि लोग उस पर थूके। और फिर मैंने हरप्रीत से मुलाकात की और सब पता कर लिया और फिर हमारा काम हो गया। हेलो मैडम, आपका काम हो गया है, 7.5 पैसे। अरे हाँ, तेरे पैसे मिल जाएंगे। पहले पता तो लगने मेरा काम पूरा हुआ या नहीं। मेरे साथ जो नाइंसाफी हुई थी, मुझे उसका बदला लेना था, सो मैंने ले लिया। एक घटिया सोच के चक्रव्यूह में तुम लोग इतने स्वार्थी हो गए थे कि एक निर्दोष लड़की की हत्या कर दी। तुम्हारे इस जुर्म के लिए तो फांसी की सजा भी छोटी है। हर जुर्म आफत आने से पहले दस्तक जरूर देता है। हमें बस अपने आसपास की घटनाओं पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। लापरवाही और गफलत इतनी भी नहीं रखनी चाहिए कि आसपास के इशारे ही समझ में ना आए। पहले सरबजीत को हरप्रीत के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, फिर हरप्रीत के परिवार वालों को सरबजीत के खिलाफ भड़काया गया, फिर सरबजीत के परिवार पर हमला करवाया गया। हरप्रीत को लॉरी से कुचलने की साजिश की गई और दोनों ही परिवार गफलत में डूबे रहे और अंजाम एक निर्दोष लड़की ने सिसक के दम तोड़ दिया। अपने ईमेल अकाउंट के एक्सेस को सरबजीत और बलजीत ने इग्नोर ना किया होता, कमल और हरप्रीत ने अनजान गुरमीत को अपनी सारी इंफॉर्मेशन ना दी होती, रिश्ता तोड़वाने वाले फ़ोन कॉल्स को इग्नोर ना किया होता, पुलिस की मदद ली होती, तो ये जुर्म टल सकता था। आप सबसे गुजारिश है कि अगर कोई भी अजीब बात हो तो उसे इग्नोर ना करें, उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करें ताकि आने वाली आफत से बच सकें या वक्त रहते संभल सकें, क्योंकि दस्तक पर संभल जाने से बड़ा नुकसान टल सकता है। नमस्कार, आदाब। मैं इंस्पेक्टर कविता महात्रे क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करती हूँ।
कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, लेकिन हम किस पे कितना भरोसा करें ये हमारी सोच पे निर्भर करता है। कई बार हम अपनों से ज्यादा गैरों पे भरोसा करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि कभी भी किसी गैर पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें हर खतरे से दूर रखना चाहते हैं। लेकिन अगर खतरे की दस्तक हमारी चौखट पे ही खड़ी हो और फिर भी हमें नजर ना आ रही हो, तो जिंदगी ऐसे झटके देती है कि फिर सिर्फ मलाल ही होता है। एक ऐसा ही हिला के रख देने वाला केस मेरे सामने आया, जिसमें परत दर परत ऐसे ऐसे खुलासे हुए जो बेहद ही जघन्य, विचित्र और डरावने अपराध के साक्षी थे। बहुत अच्छा बजाने लगी है तू सुरभि। भाभी, सुरभि भले कुछ ना बोल पाती हो, लेकिन देखना ये एक दिन बहुत बड़ी म्यूजिशियन बनेगी, है ना सुरभि? देखो शारदा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुम उस बारे में किसी से कुछ मत बताना। मैडम ने मुझे मुंह बंद करने के लिए 2000 रुपए दिए। आप कितना दोगे? ये लो, और अपना मुंह बंद रखना। सुरभि सुन, सुरभि। कान की मशीन लगा ले और अच्छी तरह से सुन ले। अगर इसके बारे में तूने किसी को भी बताया, तेरी मां को जान से मार दूंगा। अरे जा, यूनिफॉर्म चेंज कर ले, मैं खाना लगा देती हूँ। जा ना, मैं अभी लेकर आई। एक स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग, तीसरी स्ट्रिंग, ओके। और ये वाली जो उंगली है ना, इसको यहाँ पे और ये उंगली यहाँ पे, ये पोजीशन। हाँ सुरभि, बेटा बजा क्यों नहीं रहे हो? धुन भूल गए क्या? रुको मैं बताता हूँ। भैया ये मनदीप है और ये सुजय और ये है विक्रम। भैया हम लोग मिलकर के ना पुणे में एक गारमेंट का शोरूम डालने के लिए सोच रहे हैं और वहां पर एक जमीन भी देख ली है, और मैं चाहता हूं कि इस अपने शोरूम का इनॉग्रेशन सुरभि के हाथों से करवाऊं, बिकॉज शी इज वेरी लकी फॉर मी। वेरी गुड। सुरभि करेगी ना हमारे शोरूम का? क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो? कुछ नहीं पंकज, थक गई होगी। आपको नींद आ रही तो आप जाके सो जाओ ना। जा आराम से जाके सो जा। सोचो। अगर इसके बारे में तूने किसी को भी बताया, तेरी मां को जान से मार दूंगा। सुरभि, लिख क्यों नहीं रही हो तुम? टेस्ट चल रहा है ना, और तुम्हें नींद आ रही है।
जाओ मुंह धो के आओ। चुपचाप लिखो। आंटी सुरभि कहाँ है? हमें खेलने जाना है। पीयू बेटा, सुरभि तो आई नहीं अभी तक स्कूल से। भैया आपने सुरभि को देखा क्या? नहीं तो। बहन जी आपने सुरभि को देखा क्या? नहीं। शंकर भैया आपने सुरभि को स्कूल से आते हुए देखा क्या? नहीं मैम साहब, सुरभि बिटिया को मैंने सुबह स्कूल जाते हुए तो देखा था, लेकिन स्कूल से वापस लौटी कि नहीं ये ध्यान नहीं दिया मैंने। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे काका आपने सुरभि को लिफ्ट से ऊपर जाते हुए देखा क्या? नहीं मैंने नहीं देखा है। क्या हुआ? कुछ नहीं, दामले जी वाले फ्लोर पर लेकर चलो। जी। मिसेस दामले, सुरभि यहाँ आई है क्या? नहीं तो क्या हुआ? बस बस ये लीजिए। हाँ संतोषी बोलो। धनंजय जी, सुरभि कहीं मिल नहीं रही है। मैंने स्कूल में आकर पता किया तो वो छुट्टी के वक्त निकल चुकी थी, लेकिन घर नहीं पहुंची अभी तक। क्या? सुरभि का स्कूल कहाँ है? एरोली मैम, वहां से उसको घर आने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। आप प्लीज थोड़ा जल्दी कर दीजिए, वो बेचारी बोल भी नहीं सकती है। सुरभि बोल नहीं सकती? मैम वो बचपन से ऐसी है। मैं मानता हूँ वो बोल नहीं सकती, लेकिन हियरिंग एड लगा के वो थोड़ा बहुत सुन सकती है। और सुरभि स्कूल कैसे आती जाती है? बस वगैरह से या? मैम एक्चुअली हमने उसको एक साइकिल दे रखी है, उसी से वो खुद अकेले आती जाती है। हेलो, एरोली हाईवे पे कहाँ? मैम, एरोली हाईवे के पास एक बच्चे की लाश मिली है। हटिए 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 हटिए। पीछे हटिए, पीछे हटिए। ये बच्ची सुरभि है। मैम बच्ची के मुंह से झाग निकल रहा है और ये फिनाइल की बोतल। कहीं इसने सुसाइड तो नहीं किया? एक 10 साल की स्कूल जाने वाली बच्ची जो बोल नहीं सकती, ठीक से सुन नहीं सकती, तुम्हें लगता है वो सुसाइड करेगी? भैया मैं पुणे जाना कैंसिल करता हूँ। नहीं तू अपना अपना काम संभाल, टेंशन मत ले, सुबह मिल जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ ओके। फिर सबको मिल जाएगी सुनो। हेलो सुरभि, सुरभि सिर्फ 10 साल की थी और आपको लग रहा है कि उसने सुसाइड किया। सुरभि ऐसा कर ही नहीं सकती थी। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, ये मर्डर भी हो सकता है।
लेकिन अब आप हमें बताइए कि ऐसा कौन हो सकता है जो सुरभि का मर्डर करे, और वो भी इस तरह कि देखकर लगे कि उसने सुसाइड किया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम, लेकिन सुरभि कई दिन से चुप चुप रहने लगी थी। पहले स्कूल से आते गिटार प्रैक्टिस करने लग जाती थी, लेकिन कई दिन से उसने गिटार बजाना भी बंद कर दिया। और ये बदलाव उसमें कब से आया? इतना ध्यान नहीं दिया मैम, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसके स्कूल में किसी ने उसे डांटा हो। तो आपने सुरभि के स्कूल में बात की? सुरभि के हाव भाव लगातार ये दस्तक दे रहे थे कि एक ऐसा दलदल था जो उसे धीरे धीरे निगलता जा रहा था। खौफ और डर उसके चेहरे पे साफ झलक रहा था, लेकिन उसकी खामोशी में छुपे खौफ की दस्तक को किसी ने महसूस नहीं किया। और अब इस दुखद अंत के बाद ये सोचना शुरू किया गया कि ऐसा क्यों हुआ, एक 10 साल की बेजुबान बच्ची के साथ ऐसा कैसे हो गया। मैम, सुरभि की मौत का सुनकर हम सब हैरान हैं। मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो बच्ची सुसाइड भी कर सकती है। यकीन तो सुरभि के पेरेंट्स को भी नहीं हो रहा है सर। सुरभि के बारे में ऐसा कुछ है जो आप जानते हैं? आई एम नॉट श्योर, लेकिन एक बात है। क्या बात है? एक्चुअली मैम, 3 दिन पहले सुरभि का हमारे स्कूल के एक स्टूडेंट के साथ में कुछ झगड़ा हो गया था। किस स्टूडेंट के साथ झगड़ा हुआ था? मुदित। चुप रह। मेरे और अलका के बारे में अगर तूने किसी को भी बताया ना, कौन से मार दूंगा तेरे को। मुझे इस झगड़े के बारे में पियून ने आके बताया था। लेकिन मुदित और सुरभि का झगड़ा हुआ क्यों था? एक्चुअली मैम, शायद सुरभि ने मुदित और अलका को साथ में वो सब कुछ करते। मुदित और अलका कहाँ मिलेंगे अब? उन दोनों को तो उसी दिन मैंने रस्टिकेट कर दिया था। मुदित और अलका की सारी इंफॉर्मेशन निकालो। इन दोनों को रेस्टिकेट करने के ठीक 2 दिन बाद हमें सुरभि की डेड बॉडी मिली है। हो सकता है मुदित ने या इन दोनों ने मिलकर सुरभि से किसी बात का बदला लिया। प्रकाश, स्कूल में बाकी लोगों से भी बात करो, हो सकता है हमें और भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके मैम। मैम, सुरभि का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स का फोन आया था। उन्होंने सुरभि की बॉडी पे कुछ सिरिंज के मार्क्स नोटिस किए हैं। सिरिंज के मार्क्स? और डॉक्टरों का मानना है कि शायद इंजेक्शन के जरिए उसको जहरीली दवा या ड्रग्स दिया गया है। अभी पुलिस भी ये मान रही है कि सुरभि ने सुसाइड की। वो चाहे जो भी बोले, मैं नहीं मानती कि सुरभि सुसाइड करेगी। जो अभी तक हुआ उसके लिए तूने क्या किया? मुझे मालूम था आप मेरा ही दोष निकालेंगे। वो बचपन से बोल नहीं सकती थी तो भी मेरी गलती, और आज वो हम सबको छोड़कर चली गई तो भी मेरी ही गलती। हाँ, तेरी गलती। मैं काम करता था, तू क्या करती थी? भगवान पे इतना मन लगाने का शौक था, फिर तो किसने कहा था शादी करके बच्ची पैदा करो? अब जाके तपस्या करना, सुबह आने वाली नहीं है अभी। संभालिए अपने आप को आप। मैम, मैंने सुरभि के स्कूल के स्टूडेंट्स मुदित और अलका के बारे में पता किया। मुदित एक बिजनेस क्लास फैमिली का, जबकि अलका एक मिडिल क्लास फैमिली की, और दोनों की फोन की लोकेशन क्राइम सीन से मैच नहीं करती है। लेकिन मैम, मुझे मुदित पे शक है, क्योंकि मुदित का अलका के अलावा भी कई और लड़कियों से अफेयर है, और वो इस हद तक गिर गया है कि 18 साल की उम्र में ही उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है। ड्रग्स? उसकी संगत ऐसे लड़कों से है जिनमें सभी लोग ड्रग्स लेते हैं। सुरभि के पोस्टमार्टम डॉक्टर ने बोला कि उसकी बॉडी के ऊपर कई सिरिंज के मार्क्स मिले, और ये मुदित ड्रग्स लेता था।
और इसके कई अफेयर भी थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सुरभि को ड्रग्स इंजेक्ट करके उसको मोलेस्ट करता हो? प्रकाश, सुरभि के पोस्टमार्टम डॉक्टर को बोलो कि इस पॉसिबिलिटी को भी चेक करे कि कहीं उसे मोलेस्ट तो नहीं किया जाता था, और इस मुद्दे को थाने लेके आओ। ओके मैम। सुन, मालिक जैसा बोले वैसा ही करना, समझी ना? मैम मैं ड्रग्स नहीं लेता, किसी ने आपको झूठ बोला होगा। ये क्या है? देख, हम तेरा मेडिकल वैसे भी कराने वाले हैं। झूठ बोल के कोई फायदा नहीं होगा। तू सुरभि को भी ड्रग्स इंजेक्ट करता था ना? नहीं मैम, मैं सुरभि को कुछ भी नहीं करता था। 11 फरवरी को तूने जो अलका के साथ स्कूल में किया, तू वो सुरभि के साथ भी करता था? मैम मैंने सुरभि के साथ कुछ भी नहीं किया, सच्ची। लेकिन उसे मारने की धमकी तो दी थी ना तूने? मैम मैं मानता हूँ कि मैंने उसको मारने की धमकी दी थी, लेकिन मैम मैंने उसको मारा नहीं, और ना ही मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है, सच्ची। ये ऐसे नहीं मानेगा। प्रकाश, तोड़ो इसे। मैम नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सच्ची कुछ नहीं किया सुरभि के साथ। तूने ही मारा है ना सुरभि को, या मरवाया है? मैम मैंने ना उसको मारा है ना उसको। मैम हो सकता है वो परमार सर ने कुछ किया होगा सुरभि के साथ। अब ये परमार सर कौन है? मैम वो परमार सर हमारे म्यूजिक टीचर है। ऐसे कहने को तो म्यूजिक सिखाते, लेकिन मैम वो सुरभि को तो कुछ और ही सिखा रहे थे। साफ साफ बोल। मैम सुरभि उनके पास गिटार सीखने जाती थी, और सर उसको छन्ने के झाड़ पे चढ़ा के उसका फायदा उठाना चाहते थे मैम। लेकिन सुरभि को उनके इंटेंशंस के बारे में सब पता चल गया था। गंगा, ए गंगा, इधर आना। गंगा, जल्दी जल्दी करना। मैम सुरभि के पेरेंट्स ने भी बताया था कि सुरभि ने अचानक से गिटार बजाना बंद कर दिया था। हो सकता है वजह उसके म्यूजिक टीचर परमार से ही जुड़ी हो। मुदित का भी कहना है कि परमार सुरभि को मोलेस्ट किया करता था। हो सकता है कि मुदित की बात में सच्चाई, लेकिन जिस तरह का कैरेक्टर मुदित का है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक काम करो, क्राइम सीन के आसपास के सारे सीसीटीवी चेक करो। हो सकता है मुदित कहीं नजर आया हो, और सुरभि का म्यूजिक टीचर परमार, उससे भी मिलकर देखते हैं। ओके मैम। सुरभि बहुत ही हंसमुख और ब्राइट बच्ची थी, और ऐसे बच्चों में म्यूजिक तो गॉड गिफ्टेड होता है। मैं उसे जो भी बताता था वो तुरंत कैच कर लेती थी। मैं तो चाहता था कि सुरभि स्कूल के साथ साथ मेरी म्यूजिक एकेडमी भी ज्वाइन कर ले, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही उसका म्यूजिक से इंटरेस्ट उठ गया। म्यूजिक से इंटरेस्ट उठ गया या म्यूजिक टीचर से? मतलब मैं कुछ समझा नहीं मैम। आप सब अच्छे से समझ रहे हैं। हमें पता चला आपके और सुरभि के बीच क्या हुआ था। नहीं मैम, आपको भी गलतफहमी हो गई है। सुरभि को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उसके अंदर ही कोई प्रॉब्लम चल रही थी। सुरभि बेटा, क्या बात है, बोलो ना। मैम वो बच्ची बोल नहीं पाती थी, ऐसे में कोई कैसे समझता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन मैम कुछ तो था, और इसीलिए वो ऐसे रिएक्ट करने लगी थी। सर सुरभि का पढ़ाई से दिमाग भी हट गया था, और मैंने कई बार नोटिस किया था कि वो क्लास में बैठे बैठे झपकियां लेती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे वो रातों में सो ही नहीं पाती है। परेशानी ये नहीं थी कि सुरभि अपनी तकलीफों को शब्द नहीं दे सकती थी। परेशानी ये थी कि सबको उसकी तकलीफें नजर तो आ रही थी, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर उसकी असल वजह जानने की कोशिश ही नहीं की। जो गलतियां सुरभि के परिवार से हुई
वही गलतियां सुरभि के स्कूल वालों ने भी की और वही गलतियां सुरभि के आस पड़ोस वालों ने भी दोहराई। गलत कोई एक नहीं था, गलत कई थे और सुरभि के गुनहगार तो इतने कि उंगली पे गिनती कम पड़ जाए। और अब सुरभि से जुड़ा हर एक शख्स हमारे शक के घेरे में था। मैम, सुरभि और उसकी फैमिली 1 साल पहले ही यहाँ रहने के लिए आए थे। मतलब मैंने जब भी सुरभि को देखा है हमेशा खुश हंसते खेलते देखा है। मेरे बेटे की तो बेस्ट फ्रेंड थी वो। सच कहूँ मैम, हमें तो बहुत तरस आता था सुरभि पे, क्योंकि उसकी माँ का ध्यान सुरभि से ज्यादा पूजा पाठ में था। सर, भगवान पे ध्यान लगाने का मतलब ये नहीं है कि अपने बच्चों पे से ध्यान हटा लो। उनकी बेटी यहाँ दिन भर साइकिल चलाती रहती थी और बिल्डिंग से बाहर भी चली जाती थी। सर, सुरभि दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी, बच्चों से बहुत झगड़ने लगी थी। एक दिन तो उसने मेरे बेटे विवान का सर तक फोड़ दिया। हाँ अंकल, एक दिन हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे और सुरभि दीदी सबको ढूंढ रही थी। सर, 4 टाके आए हैं उसको, अभी तक जख्म नहीं भरा। हाँ मैम, सुरभि को बहुत गुस्सा आता था। और बेटा, सुरभि को गुस्सा क्यों आता था? मालूम नहीं मैम, लेकिन पहले वो ऐसी नहीं थी। वो हमें हमेशा हंसाती रहती थी। सुरभि जो इशारे करती थी वो मुझे समझ में आ जाते थे, लेकिन फिर वो गुस्सा करती थी और फिर एकदम से रोने लग जाती थी। वो मुझे रो रो के कुछ बताना चाहती थी। बेटा, सुरभि के साथ आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा जिसे देख के वो डर जाया करती हो या उसे कोई परेशान करता हो? ए शंकर, बिल्डिंग में इतनी पुलिस क्यों आई रे? अरे वो सुरभि बिटिया के बारे में पूछताछ चल रही है ना। हम मुझसे ही बहुत कुछ पूछा था, तेरे बारे में ही पूछ रही थी। तू भी उनके फ्लैट में काम करने जाती है ना? सुरभि के स्कूल के ही नहीं, आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों का भी यही कहना है कि आपका ध्यान ही नहीं था आपकी बच्ची पे। कहीं आप ही लोग तो वजह नहीं है उसकी परेशानी की? मैम, कैसी बात कर रही हैं आप? हमारी बेटी थी वो, किसी चीज के लिए हमने कभी उसको रोका टोका नहीं। रोक टोक करने के लिए भी ध्यान देने की जरूरत होती, और हमें तो लग रहा है कि आप लोगों के पास उसका दर्द समझने तक की फुर्सत नहीं थी। मैम, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब उसको समझते थे। और पड़ोस वालों को क्या पता कि सुरभि क्या थी भैया भाभी के लिए। तो फिर ऐसा कौन था जिसको सुरभि से प्रॉब्लम थी? कौन मार सकता है उसको? साहब, मैं इस बिल्डिंग में 10 घर में काम करती है, लेकिन एक ही परिवार है जो सुरभि को नापसंद करता था। कौन सा परिवार? जी, विनायक के आई और बाबा। जब सुरभि ने विनायक का सर फोड़ा तो बहुत आग बबूला हुए थे। मैम, मुझे पहले से ही विवान के पेरेंट पे शक था, लेकिन भैया भाभी को लगता था कि प्रॉब्लम शायद स्कूल से जुड़ी है, इसीलिए मैं चुप बैठा हुआ था। ये सुरभि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक सुरभि की मौत फिनाइल का जहर पीने से हुई है। और इस रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि सुरभि को पिछले काफी टाइम से मोलेस्ट भी किया जा रहा था, और उसकी बॉडी पर जो सिरिंज के मार्क्स हैं वो भी काफी पुराने हैं। डॉक्टर्स का मानना यह है कि सुरभि को मोलेस्ट करने के पर्पज से उसको ड्रग्स इंजेक्ट किया जाता था ताकि वो दर्द सहन कर सके। ड्रग्स की डोज की वजह से ही उसको क्लासरूम में नींद आती होगी, और ड्रग्स की डोज की वजह से ही दिन ब दिन उसकी एंजाइटी बढ़ती जा रही, इसीलिए उसको अचानक से गुस्सा आ जाता था। मुदित ने बोला था कि मुदित और अलका को एक साथ देखकर वो हिस्टैरिक हो गई थी। उन्हें साथ देखकर उसे जरूर वही सब कुछ याद आया होगा जो उसके साथ में इतने समय से होता आ रहा था। और विवान को भी सुरभि ने पत्थर तब मारा जब विवान ने अचानक से उसे पीछे से आकर छुआ। एक 10 साल की छोटी सी बच्ची के साथ में इतना सब कुछ इतने लंबे समय से होता आ रहा था, और उस बेजुबान का दर्द किसी को नजर नहीं आया। सुरभि के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, और ये सब उसके पेरेंट्स को ना पता हो, ये बात मेरे समझ में तो नहीं आई। सुरभि के साथ मोलेस्ट? मैम, ये जी हाँ, ऐसा ही है। सुरभि को मोलेस्ट किया जा रहा था, वो भी काफी लंबे समय से। क्या आप लोगों को वाकई कुछ नहीं पता? संतोषी जी, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। आप मां हैं सुरभि की,
उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा था और आपको पता भी नहीं चला। आप सही कह रही है मैम, सब मेरी ही गलती है। मैं कैसे नहीं समझ पाई उसको? देखिए, आप तब नहीं समझ पाई, लेकिन क्या अब आपको किसी पे शक है? मैम, हो सकता है सुरभि को मॉलेस्ट करने वाला उसके घर का ही कोई हो, इसलिए ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैम, कहीं सुरभि का चाचा तो नहीं? सुरभि का चाचा, आस पड़ोस या स्कूल, ये कहीं से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि उसी ने सुरभि का मर्डर किया हो और ये दिखाने की कोशिश करी हो कि सुरभि ने सुसाइड किया है। हमें सुरभि के घर, आस पड़ोस और स्कूल से जुड़े हर एक इंसान को इन्वेस्टिगेट करना होगा। सबके डिटेल्स निकालो। ओके मैम। मैम साहब, मेरा सारा काम हो गया, मैं जाऊं? जाओ। ए लड़की, गंगा, गंगा सुन, इधर इधर सुन, इधर तो गंगा, गंगा, गंगा। मैम, सुरभि जिस बिल्डिंग में रहती थी, मैंने वहां रहने वाले सभी लोगों के फोन नंबर्स और डिटेल्स ले लिए हैं। उस बिल्डिंग में टोटल 150 फ्लैट्स हैं, जिसमें से सिर्फ 25 फ्लैट्स ही ऑक्यूपाइड हैं। सुरभि को साइकिल चलाने का शौक था और 100% वो अपनी सोसाइटी के बाहर भी साइकिल लेके जाती होगी। आसपास की बिल्डिंग्स में भी उसका आना जाना होगा। उसको जानने वाले हर लोगों के बारे में पता करो। ओके मैम। अरे गंगा, इतनी जल्दी घर वापस आ गई? 4 घर का काम था ना, सारा हो गया? हाँ आई, वो मेरी तबीयत खराब थी। गंगा, ये किसने किया? हाँ बोल, किसने किया ये सब? आई, उसे मार देंगे। कौन मार देगा? किसने किया ये सब? बोल। गंगा, गंगा। मैंने मुद्दे तो परमार के अलावा सुरभि के स्कूल और बिल्डिंग से जुड़े सभी लोगों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन किसी की भी फोन लोकेशन क्राइम सीन से मैच नहीं करती है। और मैंने क्राइम सीन के आसपास की भी सीसीटीवी फुटेज चेक किया। मैम, सुरभि की लाश हमें जिस जगह मिली थी, वो जगह यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो सुरभि के पीछे किसी और जगह से गया और जानबूझ के अपना फोन भी ना लेके गया। पॉसिबल है मैम। जब मैं सबके कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था तो उसमें एक बात सामने आई। सुरभि के चाचा पंकज और मिसेस दामले के बीच फोन पर अक्सर बातें होती थी, जैसे उन दोनों का अफेयर चल रहा हो। हाँ, लेकिन सुरभि का मोलेस्टेशन और इन दोनों का अफेयर, इन दोनों का क्या कनेक्शन हो सकता है? मैम, एरोली हॉस्पिटल से फोन था, वहाँ एक 15 साल की लड़की का रेप केस सामने आया है। मैम, उस लड़की का नाम गंगा है और वो शारदा की बेटी है। पहले सुरभि का मोलेस्टेशन और अब गंगा का रेप, और ये दोनों ही बच्चियां एक ही एरिया को बिलोंग करती है। हो ना हो, कोई एक ही है जो इन बच्चियों को मोलेस्ट कर रहा है। देखिए, पुलिस को इन्फॉर्म करना हमारी ड्यूटी है। मैम, गंगा की कंडीशन देख के लगता है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। गैंग रेप? यस मैम। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर कई पुरानी इंजरीज के निशान हैं। ऐसा लगता है कि उसे पिछले काफी लंबे समय से मोलेस्ट किया जा रहा था। और हाँ मैम,
उसकी आर्म्स पर हमें सिरिंज के निशान भी मिले हैं। ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी में ड्रग्स इंजेक्ट किया जा रहा था। गंगा की तबीयत अब कैसी है? हम मिल सकते हैं उससे? देखिए अभी तो वो ट्रॉमा में है और मेरे ख्याल से उससे अभी कुछ भी पूछना ठीक नहीं है। मैडम जी, मेरे को नहीं मालूम था कि इतने समय से गंगा के साथ गलत हो रहा है। देखिए, गंगा के साथ बहुत लंबे समय से रेप हो रहा था। आपको क्या लगता है जहां वो काम करती है, कहाँ कहाँ काम करती है? रंजना मैडम के यहाँ, पीयू और दामले मैडम के यहाँ, और पहले सुरभि के यहाँ भी काम करती थी, लेकिन मैंने बंद करवा दिया था। क्यों? क्योंकि सुरभि का चाचा। सुरभि के चाचा क्या? रुकिए गई यहाँ, बताइए। वो दरअसल मैडम पंकज और दामले मैडम के बीच में चक्कर था। इसके लिए मैंने काम बंद कराया था, और जब मैंने गंगा से नाम पूछा तो उसने किसी का नाम भी नहीं बताया, और उसने मुझे कहा कि अगर वो किसी का नाम बताएगी तो वो मुझे जान से मार देगा। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? मैडम जी, मेरे को तो लगता है ये पक्के से पंकज है, जिसने मेरी बच्ची का रेप करके मुझसे बदला लिया है, क्योंकि मैं उसके और दामले मैडम के चक्कर के बारे में सब जानती थी। आपको क्या लगता है शारदा, पंकज का सिर्फ मिसेस दामले के साथ अफेयर था या सुरभि? हो सकता है मैडम, जिसने मेरी बच्ची को नहीं छोड़ा उसने अपनी भतीजी को भी नहीं छोड़ा होगा। पंकज और मिसेस दामले को थाने लेके आओ, और उस बिल्डिंग में गंगा जिन जिन के घर काम करती थी उन सब के बारे में एक बार फिर से पता करो। डॉक्टर ने कहा है कि गंगा का गैंग रेप हुआ है। वो एक नहीं है, उस एक से जुड़े कई और भी हैं, और हमें उन सब का पता लगाना है। ओके मैम। मैं मानता हूं कि मेरा और मिसेस दामले का अफेयर था। गंगा की मां ने तुझ पे शक जताया है कि तूने उसकी बेटी का रेप किया है। मैम ये क्या बोल रही हैं आप? अरे मैं क्यों रेप करूंगा उसकी बेटी का? सर, वो शारदा कुछ भी बोल रही है। वो तो खुद मुझे और पंकज को ब्लैकमेल करती थी। ब्लैकमेल? हाँ सर, वो मुझसे और पंकज से पैसे मांगती थी, क्योंकि उसने मुझे और पंकज को साथ में देख लिया था। सर, पंकज ने ना सुरभि के साथ कुछ गलत किया है और ना ही गंगा के साथ। ऐसा भी तो हो सकता है कि शारदा की तरह सुरभि को भी तेरे और मिसेस दामले के अफेयर के बारे में पता चल गया हो, और उसे खामोश करने के लिए तूने उसे ड्रग्स देने शुरू कर दिए, और फिर उसको मोलेस्ट किया, और फिर जहर देके उसको मार डाला, और इन सब में तेरे दोस्त भी तेरे साथ शामिल थे। क्यों? मैम आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हो सकता है उस गंगा का रेप उस दामले ने किया हो, क्योंकि उसकी बुरी नजर थी उस पर। हाँ सर, मैंने उसे खुद कई बार गंगा पे नजर रखते हुए देखा था। हो सकता है उसकी सुरभि पे भी बुरी नजर हो। मैम मैंने सुरभि के साथ कुछ नहीं किया, ना गंगा के साथ। मैं तो गंगा से यह पूछने की कोशिश कर रहा था कि जब मैं घर पे ना रहूं तो पंकज, मतलब ये सुरभि का चाचा, मेरे घर पे आता है क्या? मैं गलत नहीं हूं, मैं पंकज गलत है। अब तो गंगा ही बताएगी कि वो पंकज था या दामले। जो भी हैं वो अकेले नहीं, उनसे जुड़े और भी लोग हैं। आप मां हैं सुरभि की, उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा था और आपको पता भी नहीं चला। मुझे माफ कर देना सुरभि, सारी गलती मेरी ही है। मैं ही तेरा दुख समझ नहीं पाई। डरो मत गंगा, हमें बताओ कौन थे वो लोग जिन्होंने आपके साथ ये सब किया। गंगा, डर मत बेटा, मैडम को सब सच सच बता दे। गंगा, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमें बताओ। संदीप और इकलाल। अगर किसी से बोला ना तो इंटरनेट पे डाल दूंगा। इसी वजह से
आई को कुछ बता नहीं पाई और इस बार वो एक और आदमी को लेके आए थे, पर मैं उस तीसरे आदमी को पहचानती नहीं हूँ। ये संदीप और इखलाक कहाँ रहते हैं? मैम संदीप गायब है। उसका फोन नंबर मिला है लेकिन उसका फोन भी बंद है और घर भी। लेकिन इखलाक पकड़ा गया है, वही बताएगा संदीप कहाँ है और उनके साथ में वो तीसरा आदमी कौन था। रुक जा, चल बोल, बता सब कुछ। मैम वो विशंबर ही था और संदीप के बारे में मुझे मालूम नहीं। नहीं मालूम तुझे? हाँ नहीं मालूम? ये ऐसे नहीं बोलेगा और मारो इसको। इसके मोबाइल में गंगा के वीडियोस के साथ सुरभि का भी वीडियो मिला है। सुरभि का वीडियो? ये तो सुरभि की बिल्डिंग का वॉचमैन है। मैम इसमें सुरभि की और भी वीडियोस हैं। ये 17 के 17 उसी बिल्डिंग में काम करते हैं जहां पे सुरभि रहती थी। मैम इन 17 लोगों में से 12 लोग बिल्डिंग के हैं और बाकी 5 बाहर के हैं। बता कब से कर रहे थे इतनी छोटी बच्चे के साथ में ये सब, और किसने शुरू किया तुम में से? हाँ मैम सुरभि और उसके माँ बाप जब से यहाँ रहने आए तब से मेरी निगाह सुरभि के ऊपर थी, और जब मैंने ये देखा कि सुरभि बोल नहीं पा रही है तो मैंने उसका फायदा उठाना चाहा। शाम के वक्त बाकी के बच्चे खेलने के बाद घर चले जाते थे, लेकिन सुरभि साइकिल चलाया करती थी। ये सोच के मैंने उसको एक दिन फुसला लिया। कैसी हो बेटा? हाँ बेटा, हमारे पास एक बहुत अच्छी चॉकलेट है, खाओगी? फिर मैं उसके साथ वो सब करने लगा। कान की मशीन लगा ले और अच्छी तरह से सुन ले, अगर इसके बारे में तूने किसी को भी बताया तेरी मां को जान से मार दूंगा। लेकिन एक दिन शंकर ने मुझे देख लिया और वो भी शामिल हो गया। फिर तो उसके साथ उसके दोस्त रमाकांत, देसाई, विश्वास, वो सब भी आने लगे। फिर शंकर ने हमको आइडिया दिया कि हम लड़की को ड्रग्स देंगे जिससे वो ठंडी पड़ जाए। मैम हम लोग पहले उसे ड्रग्स देते थे, फिर एक दूसरे का वीडियो बना लेते थे ताकि कोई किसी के खिलाफ कुछ बोल ना पाए। हम नहीं चाहते थे कि कोई बाहर वाला आए, लेकिन एक एक करके 17 हो गए। हम बार बार उसको ड्रग्स देते रहते थे और फिर वो पगलाने लगी थी। अरे काका,
लगता है बहुत गर्मी चढ़ गई इसको ड्रग्स की। फिर उसी दिन हमने उसको मार देने की सोची। रमाकांत और विश्वा उसके स्कूल से घर वाले रास्ते की तरफ गए। तुम्हें क्या लगा एक मासूम बेजुबान बच्ची के साथ ये सब करके तुम बच जाओगे? मैडम जी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ कि आप पे क्या गुजर रही है। मेरी गंगा तो बोल सकती है, लेकिन फिर भी मैं उसका दुख नहीं समझ पाई, उससे बात नहीं कर पाई। और सुरभि बिटिया तो शारदा, माँ वो होती है जो अपने बच्चों की खामोशी भी समझ जाए। तू खुद को उसके तसल्ली कर सकती है, क्योंकि तेरी बेटी अब भी तेरी आंखों के सामने है। लेकिन मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। गंगा और सुरभि जैसे बच्चे अक्सर ऐसे क्रिमिनल्स के सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं, लेकिन ऐसे क्रिमिनल्स को बढ़ावा हमारी लापरवाही ही देती है। सुरभि की हाउसिंग सोसाइटी में काम करने वाले लोगों का जब हमने बैकग्राउंड खंगाला, तब हमें पता चला कि उनमें से कई लोगों को बिना डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन के काम पे रख लिया गया था। ये इतनी बड़ी लापरवाही थी कि ऐसे लोगों को काम पे रख लिया गया था जो कहने को तो सोसाइटी के रक्षक थे, लेकिन भक्षक बन के सामने आए। 17 लोग एक ऐसी बच्ची का शोषण कर रहे थे जिसकी सिसकियों में भी आवाज नहीं थी। 1-2 दिन नहीं, पूरे 2 महीने तक सुरभि की आप बीती इस अपराध की दस्तक देती रही, लेकिन इस दस्तक को नजरअंदाज कर दिया गया। अब मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक और नए केस के साथ अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। नमस्कार। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।